बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस का लेक्चर लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस में क्या क्या बोला था भाई, कि हमारे पास तीन तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, एक होती है रिफ्लेक्शन और तीसरी होती है स्ट्रेच। ठीक है। ट्रांसलेशन हमारे पास सबसे पहले होती है कॉलम वेक्टर फॉर्म की, जो इस तरह होती है, जिसमें ऊपर वाला नंबर आपको बताता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब लेफ्ट और राइट, और नीचे वाला नंबर बताता है वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है। अगर ए पॉजिटिव होगा तो राइट जाएंगे, ए नेगेटिव होगा तो लेफ्ट, बी पॉजिटिव होगा तो ऊपर, बी नेगेटिव होगा तो नीचे। इसकी हमने एक एग्जांपल देखी थी। ठीक है। पर अगर आपका ग्राफ इस तरह दिया होगा एफ ऑफ एक्स, और आपकी जो है ट्रांसलेशन वर्टिकल हो रही होगी, मतलब ऊपर या नीचे। ठीक है। तो अगर बाहर प्लस ए है, मतलब ए यूनिट अपवर्ड्स, तो नीचे ए आएगा, और अगर माइनस ए है तो नीचे माइनस ए आएगा। हॉरिजॉन्टल में एक चेंज था कि अंदर जो साइन होगी बाहर उसकी ऑपोजिट साइन आएगी। ठीक है, यहाँ माइनस से आएगा, यहाँ माइनस होगा तो प्लस ए आ रहा होगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऊपर वाले नंबर्स बताते हैं, वर्टिकल मूवमेंट नीचे वाले नंबर्स बता रहे होते हैं। फिर हमने कंबाइंड ट्रांसलेशन की एग्जांपल करी थी, ये चार। ठीक है। फिर इसमें वर्टिकल ट्रांसलेशन थी, इसमें भी वर्टिकल थी लेकिन डाउनवर्ड्स, इसमें अपवर्ड्स। फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन करी थी, +3 होगा तो -3 जाएंगे, मतलब 3 यूनिट्स लेफ्ट, -2 होगा तो हम लोग +2 जाएंगे, मतलब 2 यूनिट्स राइट। ठीक है। फिर एक कंबाइंड ट्रांसलेशन का सवाल किया था हम लोगों ने। फिर रिफ्लेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में हो रही है तो माइनस साइन बाहर आएगा, और वाई एक्सिस में हो रही है तो माइनस साइन अंदर आ रहा होगा। इसके हमने सवाल किया था रिफ्लेक्शन के एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। ठीक है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो था साइन एक्स का, उसको रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस भी किया था और वाई एक्सिस भी किया था। और फिर कॉस एक्स के ग्राफ को भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों किया था। और फिर एक ही एग्जाम्पल करी थी हम लोगों ने। फिर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच की बात करी थी। स्ट्रेच हमारे पास दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जिसमें आपका स्केल फैक्टर 1/a हो रहा होता है। और वर्टिकल में जो है आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, जिसमें स्ट्रेच फैक्टर ए एज इट इज आता है। ठीक है। इसकी हमने एग्जांपल करी थी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब ग्राफ्स पढ़े थे तो हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, स्ट्रेच करना पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें सिर्फ उनके नाम पता चल रहे थे। सही है, मैंने आपको क्लास में भी ये बात बताई थी। ठीक है। हमने साइन 2x और 2 sin x का ग्राफ जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तभी हमने सीख लिया था। लेकिन उस वक्त मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि साइन 2x जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होता है विद द फैक्टर ऑफ 1/2, और 2 sin x क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेच विद द फैक्टर ऑफ 2। फिर cos x का ही ग्राफ बनाया था हमने। ठीक है। और ये मैंने आपको पूरी समरी लिख के दे दी थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस की। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। बेटा कोई टॉपिक में से कोई सवाल है तो पूछ लें, ताकि फिर हम लोग पास पेपर्स की तरफ जाएं। बेटा लेक्चर में से कोई सवाल है? नो क्वेश्चन। ठीक है। बेटा मैं आपको एक उसकी सुना देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में जो है, हमने साइनस से ग्राफ हमें बनाना आता है भाई। साइनस से ग्राफ ये होता है जो ब्लैक से बना हुआ है। ठीक है। अब अगर बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आपकी ये रही, इसमें रिफ्लेक्ट करना है आपको। तो हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है। अब जितना ये यहाँ से ऊपर 1 पे जा रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ, ये हमारे एक्स एक्सिस से अब नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो देखो ये -1 पे चला गया था। फिर ये पॉइंट 0 था तो ये 0 ही रहा। फिर देखो ब्लैक वाला ग्राफ जो है वो -1 पे आ रहा था, तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, ये एक नीचे एक्स एक्सिस से, तो जो रिफ्लेक्शन होगी उसकी वो एक ऊपर होगी, और 0 वाला 0 पे ही होगा। तो ये जो ब्लू से ग्राफ बना है ये हो गया रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में क्या था बेटा, वाई एक्सिस का मतलब है साइन ऑफ -x। ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का, और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो जितना ग्राफ आपका यहाँ से दूर होगा उतना यहाँ से भी दूर होना चाहिए। तो ये जो ये पॉइंट था आपका 1, ये यहाँ वाई एक्सिस से 90 डिग्री दूर था ना, तो यहाँ 1 कितना दूर हो गया, -90 हो गया। जितना यहाँ आगे गए उतना यहाँ पे हम लोग पीछे गए। फिर ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से 180 डिग्री आगे, तो पीछे चले गए 180 डिग्री, ये 0 मार्क कर दिया। फिर ये जो पॉइंट है -1, ये यहाँ से वाई एक्सिस से 270 डिग्री आगे, तो पीछे हम लोग कहाँ पे जाएंगे, -270 पे जाएंगे और -1 बना देंगे।
और फिर यहाँ पे 360 पे 0 है, तो इसी तरह -360 पे भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गई रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ठीक है बेटा अंजिला। इसी तरह हमने कॉस्ट में भी किया था, आप देख लेना। और ये भी एक सवाल किया था बेटा, ये अगर आप लोग कॉपी नहीं करें ना लेक्चर तो फायदा नहीं है, कॉपी लाजमी करने हैं। ठीक है, अब हम जरा इनके पास पेपर की तरफ देखते हैं। बेटा आप लोग कॉपी में अपना लेक्चर खुला रखिएगा ताकि आप लोग को समझ आ रहा हो। अब हमें करने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के सवाल। ठीक है भाई, ये सवाल देखते हैं पहला। द डायग्राम shows the graph of y is equal to f of x, where f of x is 3 upon 2 cos 2x plus 1 upon 2 for the range of 0 to pi। ठीक है, स्टेट द रेंज ऑफ f। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बना हुआ होगा और आपसे रेंज मांगी गई होगी, तो अगर साइन या कॉस लिखा होगा तो हम 1 और -1 लेंगे, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा हुआ होगा तो हम 1 और 0 लेंगे। ठीक है, ये बात हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी थी कि अगर आपके पास ग्राफ में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स हैं, कॉस का ग्राफ है या साइन का ग्राफ है, तो कॉस और साइन की जगह 1 या -1 आएगा, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होगा तो 1 और 0 आएगा। अब यहाँ पे आप देख लो कॉस 2x है, तो कॉस 2x की जगह क्या आ रहा होगा, एक दफा 1 और एक दफा -1। तो 3/2 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 इज 3/2, 3/2 + 1/2 इज 4/2 विच इज 2। 3/2 -1 + 1/2, ये क्या होगा, -3/2 + हाफ, तो ये आ जाएगा -2/2 विच इज -1। ठीक है, तो बच्चों रेंज में क्या हो रहा होता है, बड़ी वैल्यू आगे आती है और छोटी वैल्यू पीछे आती है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसके आपको 2 मार्क मिल गए। ठीक है, ये आपकी रेंज बन गई। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है आपका, इसका जो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये है -1, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है 2। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ना। मिनिमम वैल्यू आपकी ग्राफ की है -1 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी ग्राफ की 2 है। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया, आपको 2 मार्क मिल चुके। पार्ट 2 जरा आप लोग पढ़ें। A function g is such that g of x is equal to f of x plus k, where k is a positive constant. The x-axis is a tangent to the curve y is equal to g of x. State the value of k, hence describe the transformation that maps the curve onto f to g. बेटा आप लोग से मुझे ये बता दें कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये प्लस के हो रहा है, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बेटा। ये ट्रांसलेशन हो रही है या रिफ्लेक्शन है या स्ट्रेच है, क्या लग रहा है ये। ये हो रही है हमारे पास बच्चों ट्रांसलेशन। और कौन सी ट्रांसलेशन हो रही है, वर्टिकल ट्रांसलेशन। अगर यहाँ पे एक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर होता तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती, और मैंने बताया था अगर फंक्शन के बाहर कोई नंबर है तो फिर वो वर्टिकल ट्रांसलेशन होगी। अब हमें के की वैल्यू बतानी है। हमें बोला हुआ है जो एक्स एक्सिस है बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट होगी ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मतलब जब मैं इस कर्व को ऊपर लेके आऊंगा तो ये कर्व जो है वो टेंजेंट बनना चाहिए एक्स एक्सिस पे, इस तरह बनना चाहिए। तो मुझसे एग्जामिनर ने पूछा है कि मैं के को कितना ऊपर लेके आऊंगा, के की वैल्यू बताओ कि मैं इस ग्राफ को कितना ऊपर लेके आऊंगा कि मेरा जो है वो कर्व जो है वो टेंजेंट बन जाए एक्स एक्सिस पे। तो मुझे अगर इसको यहाँ 0 पे लेके आना है, अभी ये -1 पे, तो मुझे इसको कितना ऊपर लेके आना पड़ेगा, मुझे इसको 1 पॉइंट ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू ले दूंगा, के की वैल्यू आएगी 1। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो रही है बेटा, यहाँ पे हो रही है वर्टिकल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ 1 यूनिट्स
ठीक है। और कॉलम वेक्टर फॉर्म में बेटा जो ऊपर नंबर होता है वो आपको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बताता है, नीचे वाला नंबर आपको बताता है वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो एक यूनिट अपर गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि 0 और 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, वर्टिकल ट्रांसलेशन जो हो रही होती है वो वाई एक्सिस से पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन जो होती है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है। तो आप ये भी लिख सकते हो पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर आप ये भी लिख दोगे ना बेटा ये, तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे। ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए आता हूँ कि ये भी चीज आप लिख सकते हो, ये भी चीज वैलिड है। और अगर आप ये लिखोगे वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला पॉइंट भी वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ग्राफ को ऊपर लेके जा रहे हो तो देखो ये वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो ये आपका इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, पार्ट सी देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों की क्वेरीज ले लूंगा। स्टेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द एक्स एक्सिस। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a cos 2x प्लस b वेर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। अब आपके पास ये ग्राफ है 3/2 cos 2x प्लस 1/2। आपको बताना है इक्वेशन बताओ जब ये रिफ्लेक्शन होगी इन द एक्स एक्सिस। बेटा आप लोग याद है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है तो क्या होता था, मैंने आप लोग को पॉइंट लिखवाया था कि अगर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होगी तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस होगी तो हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो रही है बेटा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, मतलब माइनस एफ एक्स आ रहा होगा। तो आपने अपने फंक्शन को लिखने से पहले माइनस साइन डाला, और फंक्शन क्या है भाई आपका 3/2 cos 2x प्लस 1/2। माइनस साइन को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा -3/2 cos 2x माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सवाल देख लें, मैंने सवाल सॉल्व कर दिया है। जो चीज लेक्चर में पढ़ाई थी वही अप्लाई हो रही है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बच्चों पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। ये भी चीज आपको लिखवाई भी थी कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में बाहर माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बता दी। यहाँ पे फंक्शन के बाहर ये भी चीज लिखवाई हुई कि फंक्शन के बाहर कोई नंबर होगा तो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही होगी, और जिससे भी हो रही होगी वो चीज नीचे आ रही होगी। ऊपर वाला नंबर बताते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये सवाल देख लें भाई, कोई मसला हो तो पूछ लो बच्चों। मंजिला बेटा क्लियर है? ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शंस एफ एंड जी आर सच दैट 2 - 3 sin 2x फॉर 0 to π और g ऑफ एक्स दिया हुआ है -2 f(x) फॉर 0 to π। स्टेट द रेंजेस ऑफ एफ एंड जी। ठीक है बेटा, एफ की रेंज किस तरह आएगी, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन या कॉस होता है तो 1 और -1 आता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है तो 1 और 0 आता है। अब यहाँ पे साइन है तो 1 और -1 डाल देंगे भाई। 2 - 3 एक दफा 1 आ जाएगा, तो ये आ गया -1। 2 - 3 -1 डालेंगे, ये +3 हो जाएगा। 2 + 3 = 5। तो एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास रेंज आ रही है वो क्या आ रही है भाई, बड़ी वैल्यू आगे 5 और छोटी वैल्यू पीछे -1। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की रेंज आ गई। फिर हमसे मांगिए जी ऑफ एक्स की रेंज। अब जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो हमें बताया हुआ नहीं है, हमें क्या बोला हुआ है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय -2, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय -2। तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज आई थी ना उसको हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 जो है वो 2 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो -10 हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी,
बड़ी वैल्यू आगे तो 2 आगे आ जाएगा और -10 पीछे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है। तो ये एक और ये करने के दो और 3 मार्क मिल गए भाई। फ्री के 3 मार्क्स नहीं है भाई ये, सिर्फ रेंज निकालनी थी। पहले पार्ट में आपको पता है 1 - 1 लगाया, दूसरे पार्ट में -2 से रेंज को मल्टीप्लाई कर दिया। द डायग्राम बिलो शोज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्केच ऑन दिस डायग्राम द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अच्छा भाई, अब ये अच्छा सवाल आ गया। हम हमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला 2 - 3 sin 2x। इसमें जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू 5 थी, रेंज ये निकाली थी ना आपने। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये 5 आ रही है। लोएस्ट वैल्यू जो आ रही है ये -1 आ रही है। ये ओरिजिन 0 है, और 5 और -1 के बीच में यहाँ 2 आ रहा होगा। ये आपका ग्राफ बना है। ये जो है पहला पॉइंट होगा π/4, ये पॉइंट होगा π/2, 3π/4, 0 और 2 के बीच में यहाँ 1 होगा, फिर 3, 4 हमने लिख दिया। अब हमें जो है जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन अभी हमें जी ऑफ एक्स का ग्राफ, जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है वही नहीं पता। हमें सिर्फ पता है -2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स हो रहा है। तो -2 को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ के फंक्शन से। तो जी का फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 sin 2x। तो -4 + 6 sin 2x। अब बच्चों मैंने आप लोगों को ग्राफ किस तरह बनाना सिखाया था। पहले आप लोग 6 sin 2x का ग्राफ बनाओगे और फिर -4 कर लोगे। रेवोल्यूशन आपकी 2 है, मतलब आपके देखो पाई की रेंज चल रही है, तो 360 मतलब 2 पाई में 2 ग्राफ बनते हैं। तो एक ग्राफ बनेगा पाई में, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इंटरवल आ जाएगा π/4 का। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है क्योंकि दूसरा ग्राफ भी बना हुआ था ऑलरेडी। तो उससे मुझे पता चल गया कि π/4 के गैप से ये एक ग्राफ कंप्लीट हुआ है। अब मुझे बनाना है 6, 6 ऊपर जाना है 6 नीचे जाना है। तो 5 के बाद +1 करेंगे तो 6 आ रहा होगा। तो ये पहले मैं बेसिक ग्राफ बना रहा हूँ 6 sin 2x का, फिर -6 भी जा रहे होंगे। फिर 0 पाएंगे और फिर 6 पे जाएंगे। तो ये आपका बेसिक ग्राफ बन गया। यहाँ होगा पॉइंट जरा गलत बना दिए हैं। ये पहला पॉइंट 0 पाया, फिर 6, फिर 0, फिर -6 और ये 0। ये आपका ग्राफ बन गया 6 sin 2x का। अब इसमें शिफ्टिंग क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है -4 की। तो सारे पॉइंट्स को 4 नीचे ले जाएंगे। 0 वाला आ जाएगा -4 पे, 6 वाला आ जाएगा 2 पे, फिर 0 वाला आ जाएगा -4 पे, -6 वाला आ जाएगा -10 पे, 0 वाला आ जाएगा -4 पे। तो ये बच्चों आपका ग्राफ बन गया जी ऑफ एक्स का। इसमें बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, लेकिन ये 2 मार्क भी लेना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, ये ग्राफ देख लें किस तरह निकाला है। एफ के फंक्शन को -2 से मल्टीप्लाई किया तो जी का फंक्शन आ गया। और ये ग्राफ हमने बनाना सीखा हुआ है कि पाई की रेंज में हम किस तरह ये ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया। ठीक है, पार्ट 3 पे आते हैं। द फंक्शन एच इज सच दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस पाई। डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द कर्व ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ग्राफ को एफ से एच पे लेके आना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। अब एच और जी की बताई हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ से जी पे लेके आएंगे और फिर जी से एच पे लेके जाएंगे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। अच्छा बेटा, अब आप लोग मुझे प्लीज यार, अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि मैं एफ से जी पे आ रहा हूँ, ये बाहर माइनस साइन भी और ये 2 भी है, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट कर रही है यार, बताओ अब। अगर बाहर माइनस साइन हो तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और बाहर अगर कोई नंबर हो फंक्शन की तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप लोग बताओ यार, थोड़ा पार्टिसिपेट करो।
बिल्कुल। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। अगर बाहर माइनस साइन होती है इसका मतलब रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो ये आपने लिख दिया पॉइंट, आपको एक मार्क यहाँ मिल गया। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, वेरी गुड। ठीक है। फिर ये बाहर वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्ट्रेच। अब अगर नंबर बाहर है तो स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रेच, और अगर नंबर बाहर होगा तो जो नंबर बाहर है वही आपका स्ट्रेच फैक्टर होगा, विथ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2। ठीक है। तो माइनस साइन के लिए रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो गई, और 2 का मतलब हो गया स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर आपको बोला हुआ है अब जी से एच पे भी जाना है, यहां से जा रहे हैं भाई, ये एक्स के अंदर आ गया भाई, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर हो रही है। तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है भाई? ब्रैकेट के अंदर वाली। अभी यहाँ पीछे बाहर था नंबर फंक्शन के, तो पैरेलल टू, जब फंक्शन बाहर था तो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही थी। अब फंक्शन के अंदर जो है वो नंबर आ गया ना, एक्स के अंदर नंबर आ गया, एक्स के अंदर आएगा तो क्या होगा बेटा? वेरी गुड अली, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन जो है वो होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब आप ब्रैकेट में लिखते हो तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का नंबर ऊपर आता है, और जो साइन यहाँ होगी उसकी ऑपोजिट साइन आएगी। तो यहाँ प्लस पाए तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा माइनस पाए। माइनस पाए और जीरो, ये आपका आंसर हो गया। देखो बेटा तीनों ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई और आपको 3 मार्क्स भी मिल गए। ठीक है। बेटा ये ग्राफ देख लें और ये आखिरी 3 स्टेटमेंट्स देख लें, कोई मसला है तो पूछ लो भाई। सब रिप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी ताकि हम आगे बढ़ें। सर अगर हमने कॉलम वाला नहीं लिखा तो मसला तो नहीं है बेटा, इसका भी आपको मार्क मिल ही जाएगा। लेकिन आपको ये भी लिखना चाहिए, देखो हमें जितना बताया हुआ है तो हमें वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है, जितना जितना अच्छा आप अपना आंसर दे सको। ठीक है। वैसे इस पर भी मार्क मिलना ही चाहिए आपको, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो सही से बता रहे हो, लेकिन ये भी लिख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। In each of parts A, B and C, the graph shown with solid lines has equation y is equal to f of x। ये जो लाइन है ये y is equal to f of x की लाइन है। The graph shown with broken lines is a transformation। जो broken line से बना हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये बने। State in terms of f the equation of the graph with broken lines। हमें इसकी ग्राफ बताना है। अच्छा भाई ठीक है, बता देते हैं। बेटा पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है? यहाँ से ये शेप यहाँ जा रहा है, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये है रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या होता था? एफ ऑफ एक्स बनाया था एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। वेरी गुड बेटा अली, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है ना लेक्चर में कि जब भी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में होगी तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, अगर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में होगी तो क्या आएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पार्ट ए हो गया, 1 मार्क मिल गया। पार्ट बी पे आ जाते हैं। यहाँ पे भाई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? स्ट्रेच हो रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई फंक्शन के? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे फंक्शन बताना है। इसकी इक्वेशन अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसकी क्या होगी? स्ट्रेच फैक्टर क्या आ रहा है?
ये 2 वाला पॉइंट 4 पे आ रहा है, 1 वाला पॉइंट 2 पे आ रहा है, 3 वाला पॉइंट 6 पे आ रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो नंबर बाहर आएगा। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रेच कर दिया। बात समझ आई? ये किस तरह लिखना है? आप जो बता रहे हो वो सही है, लेकिन हमसे एग्जामिनर ने ये पूछा है कि फंक्शन क्या होगा वो बताना है, इक्वेशन बतानी है हमें। ठीक है, पूरा शेप दूसरी साइड पे चला गया तो रिफ्लेक्शन हो गई। शेप बड़ा या छोटा हो रहा है जो जैसे पार्ट 2 में हो रहा है, तो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, और अब तीसरा पार्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई? पार्ट सी में क्या हो रहा है? अली भाई, अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये शेप तो यहाँ नीचे आना चाहिए था, ये तो यहाँ जा रहा है बेटा। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में तो आपका शेप यहाँ आता ना। वेरी गुड अंजिला, ये हो रही है ट्रांसलेशन। अब आप एक बात नोट करो कि आप लोग लेफ्ट कितना जा रहे हो, 1 2 3 4, 4 लेफ्ट जा रहे हो, और फिर नीचे कितना जा रहे हो, 1 2 और 3, 3 नीचे जा रहे हो। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो मैंने आप लोगों को बताया था, हॉरिजॉन्टल में साइन चेंज होगा, वर्टिकल में साइन एज इट इज आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला एक्स के अंदर आता है, वर्टिकल वाला बाहर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x+4 - 3। इसके हमने सारे एग्जांपल्स करे थे क्लास में कि अगर नंबर अंदर पॉजिटिव होगा तो बाहर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो बाहर वाला है वो एज इट इज आ जाएगा। ऊपर वाला लेफ्ट राइट बताता है, नीचे वाला अप डाउन बताते हैं। ट्रांसलेशन में क्या था भाई? मंजिला बेटा, ये पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो रहा है, 4 लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट का मतलब माइनस होता था, और 3 नीचे जा रहे हैं तो 3 का मतलब -3। और जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती थी उसकी जो भी साइन होती थी ना, उसकी ऑपोजिट साइन अंदर आती थी ब्रैकेट के, और वर्टिकल वाले की साइन एज इट इज आती थी। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया था। क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन द डायग्राम द लोअर कर्व हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू cos थीटा। बेटा आप देखो यहाँ पे आपके पास cos थीटा का ग्राफ बना हुआ है। ये 360 में पहला ग्राफ 2 पाई में कंप्लीट हो गया, और फिर ये एक और ग्राफ। ठीक है, द अपर कर्व शोज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस कर्व से इस कर्व में जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगी है। ठीक है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, मतलब कॉस के उसमें ही बताना है, द इक्वेशन ऑफ द अपर कर्व। इस वाली कर्व की मुझे इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो बेटा जिस तरह हम लोग कर्व बनाते थे ना, उसी तरह हम लोग कर्व की इक्वेशन भी निकालेंगे। मैंने आप लोगों को कर्व जब हम लोग बनाते थे तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, सबसे पहले आप चेक करो रेवोल्यूशन कितने हो रहे हैं, 360 डिग्री में ग्राफ कितनी दफा बन रहा है। तो अगर आप देखो 360 जो होते हैं वो 2 पाई के बराबर होते हैं, इसमें आपका ग्राफ जो है वो सिर्फ आधा ग्राफ बन रहा है। 360 में आप लोगों का सिर्फ कॉस का आधा ग्राफ बन रहा है, तो कॉस के साथ बीच में 1/2 आ रहा होगा। ठीक है, ये नंबर यही बताता था ना, इन दोनों के बीच में जो नंबर आता था कि 360 में कितने ग्राफ बन रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो 2 पाई में जो है वो आधा ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ आ गया 1/2। फिर एम्पलीट्यूड निकालना और फिर शिफ्टिंग निकालनी है, प्लस माइनस कोई नंबर हो रहा होगा। तो अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए भाई हम क्या देखेंगे कि ग्राफ कितना ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये ग्राफ शुरू 5 से हो रहा है और नीचे 1 तक आ रहा है, टोटल 4 है। मतलब बेटा कितना ऊपर कितना नीचे हो रहा होगा, 2 ऊपर 2 नीचे। टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो 4 का कर रहा है, तो 2 ऊपर जा रहा होगा 2 नीचे जा रहा होगा। ये बात मानते हो? ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाते वक्त सीखी थी ये बात। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, ये कॉस का ग्राफ है, ये टोटल जो है वो 2 ऊपर नीचे हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे 4 ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 2 ऊपर 2 नीचे। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा आपका, 2 हो गया। तो यहाँ बाहर आपके पास 2 आ जाएगा। और अगर मैं ये 2 cos ½ थीटा बनाऊं तो 2 से शुरू होगा, और फिर ये इस तरह आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा होगा, फिर -2 पे जाएगा। 2 cos½ थीटा का मतलब है ग्राफ 2 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है, ग्राफ 3 ऊपर जा रहा है। उसका क्या मतलब हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है +3 की, +3 आ जाएगा। और ये एक लाइन में आपका आंसर आ गया जिसके आपको 3 मार्क मिल गए। ठीक है,
ये इतनी बड़ी जगह से आप लोगों को ऐसे ही दिए, ये एक लाइन के आंसर के 3 मार्क है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये वैल्यूज किस किस तरह निकाली हैं, फिर आप लोग मुझसे सवाल कर लेना। सबसे पहले मैंने रेवोल्यूशन देखी कि 360 यानी कि 2 पाई में ग्राफ कॉस का कितना कंप्लीट हो रहा था। आधा ग्राफ बन रहा था तो यहाँ आ गया 1/2। फिर मैंने देखा कि इसका टोटल ऊपर नीचे ग्राफ कितना जा रहा है, तो 4 जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ग्राफ ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा सेम डिस्टेंस से। तो 4 का मतलब क्या हुआ, 2 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा। तो इससे ये आ गया 2 cos ½ थीटा। जो नंबर यहाँ होता है बेटा, वहीं से कॉस का ग्राफ शुरू होता है। तो 2 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन हमारा ग्राफ जो है वो 5 से शुरू हो रहा था, जो यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है कि शिफ्टिंग हो रही है +3 की। तो ये मैंने यहाँ +3 लिख दिया। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया है। कोई मसला बेटा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। A curve has equation y is equal to 3 cos 2x plus 2 for 0 to pi. State the greatest and least values. बेटा ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज का क्या मतलब है, रेंज मांग रहा है एग्जामिनर। अगर यहाँ पे कॉस दिया हुआ है तो बेटा आप लोग बता दो मुझे जल्दी से कि मैं कौन सी वैल्यूज डालूंगा कॉस की जगह। वेरी गुड, 1 और -1। तो 3 एक दफा 1 आ गया, 5 और -3 + 2 इज -1। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। और ये हो गई आपकी लीस्ट वैल्यू। ठीक है। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 cos 2x plus 2। बच्चों मैंने आप मंजिला बेटा भी पीछे बताया तो था कि जब भी रेंज निकालनी होती है और साइन या कॉस दिया हुआ है तो 1 और -1 डालेंगे, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो 1 और 0 डालेंगे। अच्छा भाई, अब हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप देखोगे रेवोल्यूशन, फिर आप एम्पलीट्यूड के साथ ग्राफ बनाओगे और फिर आप उसमें +2 की शिफ्टिंग कर लोगे। 1 मिनट बच्चों, पेंसिल चार्ज हो रही है, फिर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अच्छा भाई, हमने इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकाल ली ऊपर, मतलब ग्राफ 5 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 3 है, तो 0 1 2 3 4 5। अब हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू किस तरह आएंगी हमारी, 2 पाई में 2 ग्राफ बन रही है। नंबर क्या बता रहे हैं कि 2 पाई में 2 ग्राफ बन रहे हैं। तो एक ग्राफ बनेगा पाई में, और जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 4 करते हैं तो मेरे पास इंटरवल आ जाता है। तो पाई/4 के गैप से मैं कहाँ तक जाऊंगा, मैं पाई तक जाऊंगा। तो 0, पाई/4, पाई/2, 3 पाई/4 और पाई। 3 cos 2x का क्या ग्राफ होगा, 3 से शुरू होगा, 0 पे आया, -3 पे गया, 0 पे आया और 3 पे गया। ये ग्राफ बन गया। +2 का मतलब सारे पॉइंट्स को 2 ऊपर ले गए। अच्छा बच्चों, ये ग्राफ बनाते वक्त ख्याल रखना कि आप लोग स्केल से जो है
ये मेजरमेंट लो, मतलब आपका जो गैप है ना यहाँ π/4 से π/2 3 π/, ये सब सेम होना चाहिए। ठीक है, जितना डिस्टेंस यहाँ है सबसे सबका डिस्टेंस सेम लेना। 2 सेंटीमीटर का ले लो तो भी अच्छा है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का ले लो। सर 3 ऊपर 3 नीचे हो रहा है, तो फर्स्ट 3 cos x का। हाँ तो देखो ना बेटा, ये पहले 3 cos 2x का ग्राफ बनाया ना, और फिर सब में +2 कर दिया, तो ये मेरा फाइनल ग्राफ है। ये नीचे वाला ग्राफ अब मिटा देता हूँ। आप लोग भी बेटा ये पेंसिल से बना के मिटा देना, क्योंकि तीसरा पार्ट भी जो है उससे कनेक्टेड है। क्या बोल रहा है? बाय कंसिडरिंग द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू के एक्स वेर k इज अ कांस्टेंट, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन फॉर 0 to π इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा भाई, आपको बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जितनी दफा पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। तो ये 3 लाइनें दी हुई हैं, आप चेक कर लो ये 3 लाइनें जो है वो कितनी दफा इंटरसेक्ट करेंगी। y इज इक्वल टू -3x अगर हो, k की जगह -3 अगर आ रहा हो, तो -3 का मतलब तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही होगी। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का तो इससे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं होगा, तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, जीरो सोल्यूशन। बात समझ आ रही है बेटा? आपको लाइनें चेक करनी है कि जो लाइन बनेगी इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसके सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, मतलब वो कितनी दफा इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस कर्व से, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो कर्व से जब इंटरसेक्ट करेगा तो ही नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे ना। तो -3x का मतलब तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, तो कोई हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। अगर k की वैल्यू 1 है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स के लाइन हम लोग बना लेते हैं भाई, रेड से बना लेता हूँ। 0 पे 0 होगा। बेटा जरा चेक करो π/4 के डेसिमल में क्या वैल्यू आती है। y इज इक्वल टू एक्स की जगह अगर π/4 डालेंगे हम लोग, π/4 डेसिमल में कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में डाल के बताएं, π/4 डेसिमल में कितना आ रहा है? 0.78। ठीक है, मतलब यहाँ 1 के नीचे आ रहा होगा। फिर π/2 कितना आ रहा है? सही है, 1.57 का मतलब 1 और 2 के बीच में। ये हम लोग एस्टिमेट्स ले रहे हैं। ठीक है, फिर 3π/4 कितना आ रहा होगा? 2.2 कुछ आ रहा होगा। और फिर पाई कितना आ रहा होगा? तो ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स की एक इमेजिनरी अगर मैं लाइन बनाऊं कुछ इस तरह की, तो ये लाइन जो है, ये लाइन इस कर्व के साथ कितनी दफा इंटरसेक्ट कर रही है? एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक पॉइंट हो गया, और एक इस पॉइंट पे हो रहा है, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है? 2 नंबर ऑफ सोल्यूशंस। और k इज इक्वल टू 3, अगर y इज इक्वल टू 3x हो, 3x का मतलब क्या है? कि आपके पास जो है 0 पे 0 होगा, 3 × π/4 कितना आ रहा होगा? 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। और फिर 3 × π/2 कितना आ रहा होगा? 6 पॉइंट कुछ आ रहा होगा ना। तो ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू 3x किस तरह बनेगी, और फिर ये आगे ऊपर की तरफ ही जा रही होगी। तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं? ये नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें एक ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा? 1। ये सवाल देख लें बेटा, अगर -3 डालते हैं हम लोग k की जगह, तो -3x की लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया। y इज इक्वल टू एक्स की आपने लाइन बनाई, ठीक है, इमेजिनरी लाइन होगी। ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट से ही कट करेगी। अगर आप इस तरह भी बना दो, थोड़ी आगे पीछे भी हो जाए आपकी लाइन, तो 2 पॉइंट से कट लाजमी कर रही होगी। और 3x की जो है वो एक ही पॉइंट पे कट करी होगी, क्योंकि π/2 के बाद तो वो 6 से भी ऊपर उसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो वो लोग आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इसका आंसर जो है वो 1 आ गया। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दें।
Functions f and g and h are defined by x is represented by all real values, f of x दिया हुआ है, g of x दिया हुआ है, h of x दिया हुआ है. Describe fully a sequence of transformation that maps the graph y is equal to f of x to g of x. f से g पे जा रहा है ग्राफ, ये आपको दिया हुआ है भाई. फंक्शन के अंदर ये चीज आ गई, इसका क्या मतलब है भाई, क्या हो रहा है, x के साथ यहाँ पे अंदर नंबर आ गया, इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है भाई. वेरी गुड. अंदर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो स्ट्रेच हो रहा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा होगा ना. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच. बेटा ये मेंशन करना जरूरी है अली बेटा, सिर्फ स्ट्रेच नहीं लिखेंगे क्योंकि स्ट्रेच वर्टिकल भी होता है, नंबर बाहर होता है तो वर्टिकल हो जाता है ना. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रहा होगा, जब नंबर अंदर होगा तो स्ट्रेच फैक्टर जो है वो 1/a होगा. तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो स्ट्रेच फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/2. विथ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 1/2. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, इसका पहला मार्क मिल गया. और फिर +4 हो रहा है बेटा, फंक्शन के बाहर एक नंबर प्लस हो रहा है, इसका क्या मतलब है. अगर कोई नंबर फंक्शन के बाहर प्लस हो रहा हो तो बेटा ये जो आपने लिखा है इसको कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अंजिला. 4 ऊपर तो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. वर्टिकल ट्रांसलेशन, वेरी गुड. वर्टिकल ट्रांसलेशन. बेटा वर्टिकल ट्रांसलेशन ऊपर जा रहा है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस. और इसकी वो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल तो कुछ भी नहीं है 0, वर्टिकल कितनी है 4, +4 जा रहा है. ये लिख दिया, इसके आपको 2 पॉइंट्स के 2 मार्क मिल गए. ठीक है, +4 हो रहा है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है. पार्ट ई, डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स f of x to h of x. f से आपका फंक्शन अब h पे जा रहा है, एक नंबर ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक नंबर अंदर प्लस हो रहा है. बेटा बाहर वाला नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले तो ये बताएं. वेरी गुड, ये हमारे पास बाहर का नंबर है, वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है. वर्टिकल स्ट्रेच जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है. और जो नंबर होगा वही एज इट इज आ जाएगा. विद स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2. और फिर यहाँ पे नंबर अंदर प्लस हो रहा है, अंदर प्लस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अब नंबर ऊपर आएगा और जो साइन यहाँ होगा उसका ऑपोजिट साइन आ रहा होगा. बड़ा अच्छा है, इस सवाल में एग्जामिनर ने आपको स्ट्रेच और ट्रांसलेशन दोनों अच्छे से याद रिवाइज करवा दिया. हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब जो आपका ब्रैकेट बनेगा बेटा, ऊपर हॉरिजॉन्टल का मतलब नंबर ऊपर आ रहा होगा, +1/2 का मतलब है यहाँ क्या आ रहा होगा, -1/2 और नीचे आएगा 0. ये आपका आंसर होगा भाई. बेटा ये दोनों सवाल चेक कर लें, एफ से जी पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच वर्टिकल ट्रांसलेशन, वर्टिकल स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन एफ से एच पे.
पूरा इसने। अच्छा, और ये एक सवाल भी नहीं है, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब आप चेक करें कि एग्जामिनर जो है वो 2, 4, 7 और 4, 11 मार्क का सवाल दे रहा है बेटा। 75 में से 11 मार्क, बहुत बड़ा नंबर है ये। बेटा यहाँ पे प्लस है, तो बाहर आके क्या हो गया, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट में मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, x² + 6x + 5 को इस फॉर्म में लिखना है वेर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना होगा, जो हमने क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह होगा भाई? पहले हम चेक करेंगे x² के साथ कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे भाई। तो x² + 6x, पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, जो नंबर x के साथ है उसको डिवाइड बाय 2 करके उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे। तो +3² - 3² और +5 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ आपने जो x के साथ जो नंबर था उसको डिवाइड बाय 2 करके प्लस भी करा और माइनस भी करा। तो अगर आप एक चीज को प्लस और माइनस दोनों करो तो वो जीरो हो गई ना, तो इसका मतलब आपने कोई चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं करी है। लेकिन अब होगा क्या कि ये जो चीज है ये बन जाएगी a² + 2ab + b²। तो ये आपके पास आ गया a + b का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन एज इट इज आएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 + 5, -9 + 5 इज -4। ये आपका आंसर आ गया, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हो गए। The curve with the equation y is equal to x² is transformed to the curve y is equal to x² + 6x + 5. Describe fully the transformation involved. बेटा x² से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने इसी को अभी यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो अगर मैं x² से यहाँ जा रहा हूँ तो बेटा कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? बेटा सवाल क्या बोल रहे हैं, आपके पास कर्व है x², बेसिक x² का कर्व है, वो इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब यहां से यहां तो आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता सकते हो, लेकिन इसी चीज को एग्जामिनर ने भी आपसे यहाँ पे कन्वर्ट कराया है। यहां से x² से यहां जाने में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगती है? बिल्कुल, कंबाइंड ट्रांसलेशन लगेगी ना। अंदर भी नंबर है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी हो रही है और वर्टिकल भी हो रही है, तो आप क्या लिख सकते हो, कंबाइंड ट्रांसलेशन। और बेटा ब्रैकेट में क्या आ रहा होगा अब? ब्रैकेट में क्या आएगा ये बता दें। बेटा सही बताना यार, बहुत मेहनत कर लिया अब हम लोगों ने, यहाँ पे ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ, फिर मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊं।
अच्छा भाई, जो नंबर यहाँ पे है आपका +3 है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है बेटा, जो ऊपर नंबर आता है ये वाला, और जो साइन होती है उसकी ऑपोजिट साइन आती है, तो +3 बन जाएगा -3। और वर्टिकल में जो नंबर बाहर होता है वो एज इट इज बाहर आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा -4। वेरी गुड। तो ये आपका आंसर हो गया, इसके आपको 2 मार्क और मिल गए। ठीक है भाई, यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग के पास जो है सबसे पहले तो लेक्चर कॉपी होना चाहिए। अगर किसी ने कॉपी नहीं किया हुआ, ऐसे ही बैठा हुआ है, तो बेटा इसको इतना अच्छा समझ नहीं आया होगा ये टॉपिक, क्योंकि सवाल बेटा मुश्किल होते हैं, और अगर बेसिक्स ही पक्की नहीं होंगी तो सवाल नहीं हो पाएंगे। अगर किसी का लेक्चर कॉपी नहीं हुआ हुआ तो पहले वो लेक्चर कॉपी करे, उसको पूरा समझे, फिर ये सवाल वापस से देख ले। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, इसमें ये सवाल सॉल्व भी हुए हैं। इसके बाद टोटल 9 सवाल हैं, तो 3 सवाल जो है वो अनसॉल्व भी होंगे, उसके बाद उसकी मार्किंग स्कीम भी है। तो वो बाकी ये सवाल भी देख लेना, बाकी 3 सवाल अटेम्प्ट भी कर लेना, और मार्किंग स्कीम से आप लोग चेक भी कर लेना, कोई समझ नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।